डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम, बहु अनुपात का नियम है। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? टेक्नोपोलिस सिलिकॉन वैली है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में स्रावित होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा पोटेशियम क्लोराइड KCl और सोडियम क्लोराइड NaCl भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आने वाले सूक्ष्म जीव को मारता है। इसका pH मान 1.5 से 2.0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का परिमल कोशिका द्वारा स्रावन किया जाता है, जिसे ऑक्सीतक कोशिका के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? असम पर शासन किया था भास्कर वर्मन ने। भास्कर वर्मन हर्ष के समय असम पर शासन कर रहा था। हर्षचरित कवि बाणभट्ट द्वारा रचित सम्राट हर्ष की जीवनी है। इस ग्रंथ में भास्कर नामक शासक द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहार का उल्लेख है। ग्रंथ में उल्लेख है कि भास्कर असम के वर्मन राजवंश से संबंधित था। भास्कर असम में वर्मन राजवंश से संबंधित था। समुद्र केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र का समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? यह समुद्र तट केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके माध्यम से क्षेत्र में डिजिटल सेवा और पर्यटन तथा अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर 2018 को 2312 किलोमीटर लंबी चेन्नई से अंडमान एवं निकोबार पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली इस सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना की कुल लागत 1224 करोड़ रुपए है। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह वाहन के डैशबोर्ड पर लगा होता है। ओडोमीटर इलेक्ट्रिक, यांत्रिक या दोनों सम्मिलित प्रणाली हो सकता है। ओडोमीटर एक व्हील सेंसर होता है जो पहियों के रोटेशन को मापता है। व्हीलर सेंसर से मिली जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए प्रोसेसिंग होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा आंग्ल इंडियो समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है? यह है 104वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। इस संशोधन के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 अगले 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसके माध्यम से अनुच्छेद 331 में संशोधन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जब राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह सबसे बड़ा और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह में से एक है। यह पूर्वी तट पर स्थित है। इस बंदरगाह से पेट्रोलियम और इसके उत्पाद, उर्वरक, लौह अयस्क और सामान्य वस्तुओं का व्यापार होता है, जबकि मोरमुगाओ, मुंबई और कोच्चि जैसे बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ये बंदरगाह गहरे हैं और इसमें ऐसी भौगोलिक विशेषता है जो इन्हें व्यापार मानवीय हस्तक्षेप के बिना समुद्री गतिविधि के लिए उपयुक्त बनाती है। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने हेतु अनुमति देने से प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे थे? 3 देश थे। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य देने के प्रस्ताव पर मतदान किया। परिणाम में 12 वोट पक्ष में, 2 मत अनुपस्थित। स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम अनुपस्थित रहे थे। 1 वोट विपक्ष में। अमेरिका द्वारा इसमें अपने वीटो का प्रयोग किया। इस प्रकार मतदान को अस्वीकार करने वाले या मतदान से दूर रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या 3 थी। 24-25 में केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में तिलहनों में आत्मनिर्भर हासिल करने की रणनीति की रूपरेखा पेश की। इसमें विशेष रूप से सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी का उल्लेख किया गया। इस सूचना में नारियल को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए तेल के लिए आत्मनिर्भर के अंतर्गत नारियल शामिल नहीं किया गया था। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल असमद
अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? कुवैत का। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को 15 अप्रैल 2024 को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति शेख मोहम्मद शबा अल सेलम अल शहबाब के इस्तीफे के बाद हुआ है। मराठा शासक के अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में मिलान करना है। मराठा प्रशासन में सचिव मराठा प्रशासन को अष्टप्रधान प्रणाली के अधिकारी एवं विभाग का सही सुलेख इस प्रकार है। सचिव पदाचार प्रभारी को सचिव था। पेशवा प्रधानमंत्री, पेशवा को प्रधानमंत्री, सामंत विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। मराठा साम्राज्य में अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था, सामंत को विदेश मंत्री कहा जाता था, पेशवा को प्रधानमंत्री, सचिव को पत्राचार प्रभारी कहा जाता था मराठा साम्राज्य में। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ा के अनुसार वित्त वर्ष 23 में किस सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में पूंजी वस्तु और बुनियादी ढांचा निर्माण में वस्तु में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी। पूंजीगत वस्तु इस श्रेणी में इस अवधि के दौरान 10.95% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। बुनियादी ढांचा निर्माण में 8.1% की वृद्धि हुई थी। ऊष्मा का हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है विकिरण कहलाता है। ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण कहलाता है। ऊष्मा हस्तांतरण तीन प्राथमिक तरीकों से होता है: संचालन, संवहन और विकिरण। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग जैसे कि अवरक्त विकिरण के माध्यम से ऊष्मा का हस्तांतरण किया जाता है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्निस चट्टान बनती है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से अग्नेय प्रकार की चट्टान बनती है। अग्नेय चट्टान का उदाहरण में बेसाल्ट और ग्रेनाइट शामिल होते हैं। तलछटी चट्टानें तलछट के संयम और संगणन से बनती है, जबकि रूपांतरित चट्टान तब बनती है जब मौजूदा चट्टान गर्मी और दबाव के अधीन होता है। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यह बनाया गया था गिरिराज सिंह को, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय को नियुक्त किया गया था। चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवास करता है? चीन, मंगोलिया और जापान में मंगोलायड जनजाति है। मंगोलायड प्रजाति मानव प्रजातियां मुख्य रूप से पूर्वी एशिया में निवास करती है, जिसमें चीन, मंगोलिया जैसे देश शामिल है। ऑस्ट्रेलियाइड जाति ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया। नीग्रो जनजाति अफ्रीका में जुड़ी हुई है। नार्किक जनजाति उत्तरी यूरोप से जुड़ी हुई है। नार्किक जनजाति उत्तरी यूरोप में। अफ्रीका में है नीग्रो जनजाति। ऑस्ट्रेलिया में है ऑस्ट्रेलियाइड जनजाति। चीन में है चीन, जापान, ये सभी में है मंगोलायड जनजाति है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। चचनामा की जिसे फतेह नाम सिंध के नाम से जाना जाता है, यह मूल रूप से अरब में लिखा गया था, जिसे बाद में 13वीं शताब्दी के दौरान मोहम्मद अली बिन अबू बकर काफी ने फारसी में अनुवाद किया था। यह ग्रंथ उस काल के दौरान सिंध की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? कम तापमान उच्च दाब गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। कम तापमान उच्च दाब गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। कम तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। कम तापमान पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। गतिज ऊर्जा में यह कमी अंतर आणविक बल को प्रभावी होने देता है, जिससे गैस का द्रव में संघनन होना आसान हो जाता है। उच्च दबाव लागू करने से गैस के अणु दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे अंतर आणविक आकर्षण की संभावना बढ़ जाती है और तरल अवस्था में संक्रमण आसान हो जाता है। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही के राज्य विधानमंडल चुनाव में चुने गए हैं। यह है
केओंझर से। उड़ीसा के नवनिर्मित मुख्यमंत्री मोहन सिंह मांझी ने हाल में विधानसभा चुनाव के केओंझर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी सीट जीता है। उन्होंने बीजू जनता दल बीजेडी के मीना मांझी को 11,577 मत से अंतर से हराकर जीत हासिल किया था। किसान द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? यह था लोक संग्रह। किसान द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने लोक संग्रह नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र ने किसान के अधिकार की वकालत करने और उनके मुद्दों के लिए समर्थन जुटाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना शुरू किया। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार मेल खाती है? 22 बार। घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती है, अर्थात सुइयां समपाती मेल रखती है। घड़ी की सुइयां 24 घंटे में अथवा एक दिन में एक दूसरे से 22 बार मेल खाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क का नाम है लिग्नोटाइट हेमेटाइट। लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। लिमोनाइट हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। यह लोहे के स्रोत में से एक है। सिनेवार लोहे का अयस्क नहीं है, यह पारा का अयस्क है। खनिज है और इसका उपयोग पारे के स्रोत के रूप में किया जाता है। बॉक्साइड यह भी लौह अयस्क नहीं है, यह एल्यूमीनियम का प्राथमिक अयस्क है। पायरॉक्साइड में लोहा होता है लेकिन इसे लौह अयस्क नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फर निष्कर्षण के लिए किया जाता है, न कि लोहा प्राप्त करने के लिए। पाइराइट का प्रयोग सल्फर निष्कर्षण के लिए किया जाता है। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में एक इस्लामी सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। इसका उद्देश्य गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करके इस्लाम को शुद्ध करना और धार्मिक कर्तव्यों फराज के पालन पर जोर देना था। फराजी आंदोलन चलाया गया था। 1818 में स्थापना किया था हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था फराजी आंदोलन का। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायल हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दिया गया था? यह हत्या ईरान में किया गया था। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को ईरान के तेहरान में हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के दौरान इजरायली हवाई हमले में उसकी मौत हो गई। क्रिसल की रेटिंग अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जो बढ़ने का उम्मीद है 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने का उम्मीद है। क्रिस्कल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार 10 से लेकर 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 43 लाख करोड़ के दोगुने से भी अधिक है। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणी है। भारत की पर्वत श्रेणियां कौन है? इसमें है गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत, केतु, ये सभी भारत की पर्वत पहाड़ियां हैं। भारत की पर्वत श्रेणियां का पूर्व से पश्चिम का क्रम इस प्रकार है: गारो पहाड़ियां, नंदा देवी, कामेत और केतु। वैशाली में पुष्प उत्पादन किया जाता है। भागलपुर में रेशम वस्त्र का उत्पादन भागलपुर में होता है। जमुई में सोना का उत्पादन। मधेपुरा में रेल डिब्बा बनाया जाता है। मधेपुरा में, बिहार के मधेपुरा में रेल डिब्बा का कारखाना है। जमुई में सोना उत्पादन। भागलपुर में रेशमी वस्त्र का उत्पादन। वैशाली में पुष्प उत्पादन होता है। वैशाली में, बिहार के। लगभग 200 वर्ष तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया है? नाटो में शामिल हुआ है स्वीडन आधिकारिक तौर पर 7 मार्च 2024 को नाटो में शामिल हो गया, जो 2000 से भी अधिक वर्षों तक तटस्थ था। यह निर्णय रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद बढ़ी हुई सुरक्षा चिंता से प्रभावित था और यह फिनलैंड के साथ संयुक्त आवेदन का हिस्सा था, जो 4 अप्रैल 2023 को पहले ही सदस्य बन चुका था। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को बना है और स्वीडन जो है यह बना है 7 मार्च 2024 को नाटो का सदस्य बना है। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास की प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है? फास्फोरस का। फास्फोरस उर्वरक एक ऐसा प्रमुख घटक है जो मुख्य रूप से पौधे में शुरुआती वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेवार है। फास्फोरस न्यूक्लियर अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थ में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण,
बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में इस तत्व की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फास्फोरस उर्वरक का एक प्रमुख घटक है जो मुख्य रूप से पौधे में शुरुआती वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। फास्फोरस न्यूक्लियर अम्ल एवं फास्फोलिपिड पदार्थों में पाया जाता है। कोशिकाओं के निर्माण, बीजों के निर्माण एवं फसलों की परिपक्वता में इस तत्व की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मल्लिक काफूर को हजार दिनार के नाम से भी जाना जाता है। इसने किसे खरीदा था? मल्लिक काफूर को हजार दिनार के नाम से जाना जाता है। इसे किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। मल्लिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीद लिया था, इसलिए इसका उपनाम हजार दिनार पड़ा। यह अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति का गुलाम था। मल्लिक काफूर को हजार दिनार के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत सुल्तानत अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खान से 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका उपनाम हजार दिनारी पड़ा। यह अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति और गुलाम था। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1882 में हुआ था। बिहार जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में किया गया था। इस संगठन का गठन बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजना के विकास एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। यह ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए राज्य की जल विद्युत क्षमता को दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में हुआ। यह संगठन बिहार राज्य में जल विद्युत परियोजना के विकास एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए राज्य की जल विद्युत क्षमता को दोहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यू न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? यह अरविंद घोष ने लिखा था। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड 19वीं शताब्दी के अंत में अरविंद घोष ने लिखा है। यह लेख इंदु प्रकाश अखबार में प्रकाशित हुआ था। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड 19वीं शताब्दी के अंत में अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था। यह लेख इंदु प्रकाश अखबार में प्रकाशित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 को जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का विषय थीम क्या था? 2024 में ओलंपिक का विषय थीम था आइए आगे बढ़िए और जश्न मनाइए। 23 जून को प्रति वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम था आइए आगे बढ़िए और जश्न मनाइए। यह विषम खेलों में वैश्विक भागीदारी पर जोर देता है और व्यक्तियों को ओलंपिक की भावना से जुड़ने और जश्न मनाने के तरीकों के रूप में शारीरिक गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधुरकर ने किया था। आर.एन. मधुरकर ने 1912 में पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में पटना अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधुरकर ने किया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। यह पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे आर.एन. मधुरकर ने किया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। यह बिहार में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था। आर.एन. मधुरकर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह और अस्पृश्यता को दूर करने जैसी सामाजिक सुधारों को वकालत किया था। आर.एन. मधुरकर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पूर्ण विवाह और अस्पृश्यता को दूर करने जैसे सामाजिक सुधार को वकालत किया था। अनुक्रम 14, 10, 6, 2 का 14वां पद क्या होगा? इसका 14वां पद माइनस 38 होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान कीमत पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए का योगदान कितना था? इसका योगदान था 17.17%, 27.6% और 54.7% था। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान कीमत पर कृषि उद्योग और सेवा का कुल सकल मूल्य वर्धित VAB का योगदान कृषि में 17.17, उद्योग में 27.6, सेवा में 54.7 था। हाल में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया था? पटना में। हाल ही में बिहार का राजधानी पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC का उद्घाटन किया गया। यह अनुसंधान केंद्र गंगा डॉल्फिन के संरक्षण और अध्ययन के लिए समर्पित है, जो एक लुप्त प्रजाति है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? अग्निशामक का सोडा अम्ल कौन सा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बोनेट विलियम अग्निशामक का घटक है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और
कार्बोनेट विलयन अग्निशामक का घटक है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग बुझाने में मदद करता है। सोडा सोडा यंत्र के घटक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट का घोल है। जब ये दो पदार्थ प्रतिक्रिया करते हैं तो ये उप उत्पाद के रूप में पानी और सोडियम सल्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी की फलीहा ज्वार कहा जाता है? यह है एंथ्रेक्स को। एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिसी के कारण होने वाला एक जीवाणु रोग है। इसे फलीहा ज्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर फलीहा को प्रभावित करता है, जिससे यह बड़ा हो जाता है और इसमें सूजन आ जाती है। यह रोग मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करता है, लेकिन संक्रमित जानवर या इसके उत्पादों के संपर्क के माध्यम से मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था। यह किया गया था योकोसुका जापान में जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जीमैक्स 2024 जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया। यह युद्ध अभ्यास 28 अगस्त 2024 को शुरू किया गया था और इसका आयोजन जापान समुद्री आत्मरक्षा बल द्वारा किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना, शिवालिक और जेएमएसडीएफ के जेएस मुनिगिरी ने भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 97 में शायद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के वर्ष 1897 में किया गया था। इसकी स्थापना इसके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रचार करने और समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए किया गया था। इस मिशन में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक गतिविधि और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1897 में किया गया। इसका स्थापना उसके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रचार करने और समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान के लिए की गई थी। इस मिशन में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक गतिविधियों और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित था। निम्नलिखित में से कौन विकिरण में शरीर के दर्द के राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? यह है इंफ्रारेड विकिरण है। शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड किरणों में त्वचा में प्रवेश करने और ऊतकों में गर्मी पैदा करने की क्षमता होती है, जो रक्त परिसंचरण में सुधार, मांसपेशियों को आराम देने और दर्द या जकड़न को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि इंफ्रारेड लैंप का हीटिंग पैड का उपयोग अक्सर फिजियोथेरेपी और दर्द निवारक उपचार में किया जाता है। शरीर के दर्द राहत पाने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से चेर राजवंश का राजधानी कहाँ पे थी? कुरूर चेर राजवंश की राजधानी थी। चेर राजवंश की राजधानी मुख्य रूप से कुरूर थी। चेर राजवंश प्राचीन तमिल राजवंश में से एक था, जिसने वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से पर शासन किया था। चेर शासन के दौरान क्रूर व्यापार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कांचीपुरम पल्लव राजवंश से जुड़ा था और मदुरई पांड्य राजवंश से था। कांचीपुरम पल्लव राजवंश से जुड़ा था और मदुरई पांड्य राजवंश से जुड़ा हुआ था। मदुरई पांड्य कांचीपुरम पल्लव राजवंश से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजी नीति की आलोचना अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृत गरीबी हिंदुस्तान, जिसने बिहार में 1930 में अंग्रेजी में से प्रतिबंध किया, के लेखक कौन थे? मोहम्मद वली हसन थे। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृत गरीबी हिंदुस्तान, जिसने 1930 में बिहार के प्रतिबंधित कर दिया गया था, के लेखक मोहम्मद वली हसन थे। इस लेख में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भावनाओं और उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों को दर्शाया गया था। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान? लगभग 20% है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 20% है। इसमें वानिकी और मत्स्य पालन शामिल है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएस के अनुसार 17-18 में 23-24 तक महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी हो गई है? यह भागीदारी बढ़ के 23.3 से 37% तक वृद्धि हो गई। इस अवधि के दौरान 13.7% की वृद्धि की गई है। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली?
यह संभाला है रूस। एक रूस ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। रूसी अध्यक्षता समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर केंद्रित है और इसमें पूरे वर्ष 200 से अधिक कार्यक्रम को आयोजन शामिल है। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। मेलामाइन किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक का है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी सामग्री जिसे एक बार ढाला और कठोर किया जाता है, फिर पिघलाया और आकार नहीं दिया जा सकता है। ये अपने स्माइल गर्मी प्रतिरोध और ताकत के लिए जाने जाते हैं और इन्हें फर्श टाइल्स, रसोई के बर्तन और लेमिनेट बनाने जैसे अनुप्रयोग में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित PQR में त्रिभुज की संख्या कितनी है? 12 त्रिभुज है इसमें। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? यह कारण है श्रम में अधिक श्रम की मांग, शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलन विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासन के कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख है शहर में अधिक श्रम की मांग, विशेष रूप से बड़े शहर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उद्योग, निर्माण और सेवा में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। असंतुलन ग्रामीण शहरी विकास, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा व समग्र विकास में काफी असमानता है। इन ग्रामीण लोगों को अच्छे जीवन व जीविका की तलाश में शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कृषि पर निर्भरता के कारण पर्याप्त रोजगार के अवसर की कमी होती है, जो मौसमी और सूखे, बाढ़ जैसे कारकों के प्रति संवेदनशील। इसलिए इन लोगों को ग्रामीण की आय की तलाश में शहर की ओर प्रवास करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान कितना बताया गया है? 4.5। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 किया गया, किंतु लगातार उच्च खाद्य कीमत और कमजोर उपभोग मांग के कारण वित्त वर्ष 25 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान में संशोधन करते हुए 4.5 से बढ़ाकर 4.8 कर दिया गया है। आयोग द्वारा इसे अलग कर दिया गया मूल्यांकन से। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किए गए थे? यह था PN ओझा। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास 1885 से लेकर 1985 नामक पुस्तक का संपादन PN ओझा ने किया था। PN ओझा ने बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 100 वर्ष पुस्तक लिखा था PN ओझा के द्वारा। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है, यह होता है कवक और फर्न दोनों में। कवक और फर्न दोनों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणु निर्माण द्वारा कुछ जीवों में प्रजनन का एक सामान्य तरीका है। कवक अलैंगिक प्रजनन के साधन के रूप में बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ये बीजाणु हल्के होते हैं और हवा, पानी या अन्य माध्यम से आसानी से फैल सकते हैं। जब ये उपयुक्त वातावरण में उतरते हैं तो वे अंकुरित होते हैं और नए कवक जीवों से विकसित होते हैं, जबकि शैवाल और फर्न भी बीजाणु उत्पन्न होते हैं। कवक और फर्न दोनों ही बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया था? 1912 में। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया? 1912 में। अंग्रेजों द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में किया गया। उसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की घोषणा की, जबकि राजधानी का हस्तांतरण कलकत्ता से दिल्ली वर्ष 1912 में किया गया। यह कदम बंगाल के प्रभाव को कम करने के लिए उठाया गया था, जो उस समय राजनीतिक अशांति का केंद्र था। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थान को जोड़ता है? जोजिला सुरंग जोड़ता है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला सुरंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जोड़ता है। इस सुरंग का निर्माण सभी मौसम के संपर्क प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जोजिला दर्रा ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अक्सर बर्फबारी के कारण सर्दियों के दौरान दुर्गम हो जाता है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अश्विन हैं। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का सह-लेखक R अश्विन और S मोगा एक खेल पत्रकार हैं। शीर्षक उनके गली क्रिकेट खेलने के शुरुआती दिनों का दर्शाता है, जिसे अक्सर तमिलनाडु में कुट्टी क्रिकेट के रूप में जाना जाता है, और खेल के प्रति उनके जुनून और दृढ़ संकल्प को उजागर करता है।
फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिमंडल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह अबू धाबी में किया गया था। फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिमंडल सम्मेलन 26 से 29 फरवरी 2024 तक संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात अबू धाबी में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम अब अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र में होगा और इसमें बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और WTO के भविष्य के कार्यों के विभिन्न पहलू पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के मंत्रियों के एकत्र होने की उम्मीद है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? नर्मदा नदी अन्य से अलग है। नर्मदा नदी अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और प्रवाह विशेषता के कारण अन्य नदियों से अलग है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिलती है, जबकि अन्य नदियां तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी पूर्व की ओर प्रभावित होकर होने वाली नदियां या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए नर्मदा नदी अन्य नदी से अलग है। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन सा था? यह कृत्रिम तैयार किया गया तत्व टेक्नीशियम है। टेक्नीशियम Tc पहला कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व है। इसकी खोज 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रेन ने किया था। टेक्नीशियम पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें इसके सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं। टेक्नीशियम पहला कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तत्व था। इसकी खोज 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे ने किया था। टेक्नीशियम पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसके सभी समस्थानिक रेडियोधर्मी होते हैं। CGTMSI का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। CGTMSE का पूरा नाम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज है। यह भारत सरकार और लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योग को दिए जाने वाले ऋण के लिए वित्तीय स्थानों को ऋण गारंटी प्रदान करता है। करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? करो या मरो का नारा यह दिया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय में करो या मरो का कमेटी का यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त एक तरल भाग होता है? रक्त का तरल भाग कौन होता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। रक्त के द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जो कुल रक्त का मात्र 35% बनता है। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल तरल पदार्थ है, जिसमें मुख्य रूप से पानी लगभग प्लाज्मा में पानी 90 से 92% होता है। प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइसिस, पोषक तत्व, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद भी होते हैं इसमें। आजीविका संप्रदाय के बारे में विचार करना। आजीविका संप्रदाय के बारे में मखली गोसाल वास्तव में आजीवक संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। वे महावीर स्वामी और बुद्ध के समकालीन थे, किंतु आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। उन्हें आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। आजीवक दर्शन का मुख्य विचार नियति था, जिसका अर्थ है भाग्य या नियति। उनका मानना था कि जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है। आजीवकों के पास चर्चा और सभाएं होती थी। उनकी संगठनात्मक संरचना और समुदाय प्रथाओं का एक हिस्सा था। जाति और वर्ग के आधार पर आजीवकों ने कभी भेदभाव नहीं किया। अंततः कथन सही होगा। मखली गोसाल वास्तव में आजीवक संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? इसमें खनिज लौह अयस्क मिलता है। ब्राजील के मिनास गेरेनस प्रांत में लौह अयस्क के समृद्ध प्रांत है। यह दुनिया में लौह अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादक में से एक है। इस क्षेत्र में व्यापक खनन कार्य होते हैं। यह राज्य एस्क्वालिडोर फेरियोडो लौह चतुर्भुज का घर है, जो एक प्रमुख अयस्क का खनन केंद्र है। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत लौह अयस्क के समृद्ध प्रांत है। यह दुनिया में लौह अयस्क के सबसे बड़ा उत्पादों में से एक है। इस क्षेत्र में व्यापक खनन कार्य होते हैं। यह राज्य क्वाड्रिलेटरो फेरिडो लौह चतुर्भुज का घर है, जो प्रमुख अयस्क का खनन क्षेत्र भी है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम सर्वहितैषी था। इसे वर्ष 1974 में शुरू किया गया था और इससे
इसने इसने क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम सर्वहितैषी था। इसे 1974 में शुरू किया गया था और इसने क्षेत्र में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? कॉमेट की कक्षा। कॉमेट धूमकेतु धूमकेतु अंडाकारिक पिंड है जो मुख्य रूप से बर्फ, धूलकण और चट्टान पदार्थों से बने होते हैं। वे सूर्य के चारों ओर अपनी अत्यधिक लंबी अंडाकार कक्षा के लिए जाने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका रास्ता फैले हुए हैं और अंडाकार नहीं है। इसी लंबी कक्षा के कारण धूमकेतु अपना अधिकांश समय सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में सूर्य से दूर बिताते हैं। कॉमेट धूमकेतु आकाश के पिंड हैं जो मुख्य रूप से बर्फ, धूल और चट्टान पदार्थ से बने होते हैं। वे सूर्य के चारों ओर अपनी अत्यधिक लंबी अंडाकार कक्षा के लिए जाने जाते हैं। इनका मतलब है कि इनका रास्ता फैले हुए हैं और गोलाकार नहीं है। इस लंबी कक्षा के कारण धूमकेतु अपना अधिकांश समय सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में सूर्य के से दूरी में बिताते हैं। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 कौन सा दिन होगा? प्रश्न में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। शनिवार का 1 फरवरी 1996 को बुधवार दिया गया था, 3 मार्च को पूछा गया था। 1 फरवरी से 3 मार्च तक का दिन 28 फरवरी 28 का होगा, प्लस 3 दिन इसमें जुटेगा, 31 हो जाएगा और 31 को 7 से भाग लगाया जाएगा तो 3 निकलेगा, इसलिए सिर्फ 3 मार्च हो जाएगा। 3 मार्च 1996 को बुधवार होगा। शनिवार के आगे 3 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आ जाएगा। बुधवार प्लस 3 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार आएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूकस ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। पेंसिल्वेनिया, क्या नाम था? हाँ। 23 जुलाई 2024 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं नव निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में उसकी एक रैली के दौरान 20 वर्ष के थॉमस मैथ्यू क्रूकस ने जान से मारने का प्रयास करते हुए गोली मारी। गोली ट्रंप के कान को छूते हुए चली गई। 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या थी? इसकी स्थिति दूसरा नंबर पे है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। मेक इन इंडिया के कारण भारत ने वैश्विक विनिर्माण केंद्र का दर्जा हासिल किया है। वित्त वर्ष 2023 में भारत 11 अरब डॉलर लगभग 90.995 करोड़ मूल्य के मोबाइल फोन का निर्यात किया, 2 नंबर पे बन गया था 2023 में। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी नदी सोन नदी के किनारे स्थित है? कौन सी सोन नदी के किनारे स्थित है? पेरिस। सीन नदी है, सीन नदी किनारे पेरिस है। सीन नदी के किनारे पेरिस फ्रांस स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे सर्बिया बेलग्रेड है। बेलग्रेड सर्बिया डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। टेगस लिम्बस पुर्तगाल लिस्बन जो है पुर्तगाल टेगस नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट हंगरी जो है डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे में हंगरी है और सर्बिया है। डेन्यूब के किनारे। सीन के नदी किनारे में है पेरिस फ्रांस है और टेगस नदी के किनारे में लिस्बन और पुर्तगाल है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी के यूनिवर्सल बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए मापदंड क्या दिया गया है? इसमें मापदंड है 1000 करोड़, न्यूनतम संपत्ति 1000 करोड़ होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के मानक के अनुसार किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक को पिछले तिमाही ऑडिट के अंत तक न्यूनतम नेट वर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए और इसे किसी मान्य प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के मानक के अनुसार किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की पिछली तिमाही ऑडिट के अंत तक न्यूनतम नेटवर्क 1000 करोड़ होनी चाहिए और इसे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी होना चाहिए। संगठन और मुख्यालय। स्वदेश सेवक होम का मुख्यालय वैंकूवर में था। यूनाइटेड इंडिया हाउस सियाटल में स्थित है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय सियाटल में है। युगांतर आश्रम सन फ्रांसिस्को में स्थित है। रगनू INA का आजाद हिंद फौज रगनू में। मुस्लिम लीग में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषणा किया गया। इस समय कलकत्ता में बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दिन कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में
10,000 से अधिक लोग की हत्या कर दी गई थी। 16 अगस्त को शुरू हुआ बंगाल में हिंसा का दौर। 21 अगस्त को बंगाल की में राज्यपाल शासन लगाने के बाद थम गया था, राष्ट्रपति शासन लगा होगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा घोषित किया गया था। इस दिन कलकत्ता में बड़ी संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दिन कलकत्ता और इसके आसपास के इलाकों में 10,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई। 16 अगस्त को शुरू हुआ बंगाल के में हिंसक का दौर। 21 अगस्त को बंगाल में राष्ट्रपति शासन के बाद थम गया था। जून जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है? यह है कोझिकोड है, बी नंबर कोझिकोड। केरल का कोझिकोड को भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया। इसे अक्टूबर 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव में सिटीज नेटवर्क की साहित्य शहर श्रेणी में शामिल किया गया। इसे यह मान्यता इसके समृद्ध साहित्य विरासत और मलयालम साहित्य के योगदान के लिए दिया गया था। जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका सभी जीवित जीवों का निर्माण करती है। कोशिका की आकृति और आकार इसके विशेष कार्यों के कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोशिका में कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और लाइसोसोम होते हैं। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका सभी जीवित प्राणियों का निर्माण करती है। कोशिका की आकृति और आकार इसके विशेष कार्यों के अनुरूप होता है। कोशिका में कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और लाइसोसोम होते हैं। केंद्र बजट 24-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन शामिल नहीं था? यह सतत विकास शामिल नहीं था, जबकि ऊर्जा सुरक्षा, कृषि उत्पादकता, अनुकूलता, रोजगार और कौशल ये सभी शामिल थे। केंद्र बजट 24-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता निम्नलिखित है: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा शामिल थे। शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार आदि। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? घाघरा नदी से। किसकी अपवाह प्रणालियों में किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? घाघरा से। बिहार की भूमि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां गंगा अपवाह प्रणाली के द्वारा अपवाहित होती है, परंतु उत्तर के रूप में विकल्प में बिहार की प्रवाहित नदी नहीं थी, परंतु यमुना गंगा नदी के तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण सहायक है। परंतु प्रयागराज में इसका संगम गंगा में होने के पश्चात यह गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। घाघरा भी गंगा नदी का तंत्र का भाग है, जो सारण जिला में छपरा के पास गंगा में मिलती है, अतः स्पष्ट उत्तर घाघरा होगा। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करिए। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकार पर विचार करना है। इसका हो जाएगा गुप्त काल के भाषा विशेषज्ञ एवं सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक अमर सिंह ने अपने विश्वकोश अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया: उर्वरा, ऊसर, मरु, अपरहत, सुदल, कील, जलप्रयानुपम, कच्छा, सरकरा, शकवती, नदी मात्रक तथा देव मात्रक आदि। गुप्त काल के भाषा विशेषज्ञ एवं सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक अमर सिंह ने अपने विश्वकोश अमरकोश के 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया: उर्वरा, ऊसर, मरु, अपरहत, सदल, कील, जलपर्यानुपम, कच्छा, सरकरा, शकवती, नदी मात्रक तथा देव मात्रक आदि थे। अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन के संबंध नियम कौन बनाता है? पंचायत का लेखा प्रबंधन का नियम बनाता है राज्य विधानमंडल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के मुताबिक किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायत के खातों के रख रखाव और उसकी लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकता है। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इस अनुच्छेद को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के मुताबिक किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायत के खातों के रख रखाव और उसके लेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान कर सकती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इस अनुच्छेद को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क बल कौन है?
गैर संपर्क बल वे बल होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वस्तुओं के संपर्क में आने पर बिना पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, परमाणु बल आदि ये सभी गैर संपर्क बल हैं। मोटरसाइकिल का मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूरज से है। मोटरसाइकिल का संबंध उसी प्रकार बैटरी से है जिस प्रकार जीवन का संबंध सूरज से है। जिस प्रकार बैटरी मोटरसाइकिल को ऊर्जा प्रदान करती है उसी प्रकार सूर्य पृथ्वी को जीवन का आधार देता है। राजा परवर सेन के बारे में विचार करिए। राजा परवर सेन के बारे में विचार करना है। वह राजा परवर सेन प्रथम वाकटक वंश के संस्थापक विध्व शक्ति का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। परवर सेन प्रथम वाकटक वंश के संस्थापक विध्य शक्ति का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यद्यपि विध्य शक्ति ने 255 ईस्वी में वाकटक वंश की स्थापना की, परंतु स्वतंत्र होते हुए भी विध्व शक्ति का एक छोटा राजा था। वाकटक साम्राज्य की स्थापना वस्तुतः विंध्य शक्ति के पुत्र परवर सेन ने किया था। यही कारण है कि परवर सेन को वाकटक वंश का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। वाकटक वंश का वास्तविक संस्थापक परवर सेन को कहा गया है। परवर सेन का साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था। पुराणों में परवर सेन को परवीर कहा गया है, अतः अवशिष्ट उत्तर परवर सेन ही होगा। फ्री हिंदुस्तान के संपादक थे तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान के संपादक थे तारकनाथ दास थे। इंडियन ओपिनियन के संपादक थे महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। बंगाली के संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा समाचार पत्र बंगाली चलाया गया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा समाचार पत्र वॉइस ऑफ इंडिया चलाया गया था। महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन चलाया गया था। तारकनाथ द्वारा समाचार पत्र फ्री हिंदुस्तान चलाया गया था। एशियाई चैंपियन अमन शेरावत ने तुर्की में इस्तांबुल में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालीफायर में पुरुष की 57 केजी फ्री स्टाइल श्रेणी में भारत के लिए पेरिस 2024 के लिए क्वालीफाई किया। उल्लेखनीय है कि अमन शेरावत ने 57 किलो वर्ग में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस जीत के साथ अमन व्यक्तिगत पदक तालिका में सबसे कम 21 वर्ष के भारतीय बन गए हैं पदक जीतने वाले। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या सर्वाधिक परसेंट में है? कटिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के दिए गए जिलों में कटिहार जिला में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत बिहार का कटिहार में है, लगभग 5.5% है। इसके पश्चात जमुई, बांका और पूर्णिया का स्थान है। बजट 24-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन हुआ था? बजट में शिक्षा में हुआ था। बजट बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 के पेश किए गए बजट में सर्वाधिक आवंटन 52,636.03 करोड़ धनराशि शिक्षा क्षेत्र में आवंटित किए गए थे। अक्षरों का वह समूह जिसमें एक दूसरे से भिन्न है, बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण कोरंडम और कार्योलाइट धातु के अयस्क हैं? कोरंडम और कार्योलाइट धातु के अयस्क हैं, ये हैं एल्युमिनियम के अयस्क हैं। एल्युमिनियम के अयस्क कोरंडम और कार्योलाइट दोनों एल्युमिनियम के अयस्क हैं। कोरंडम एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टलीय रूप है तथा सबसे कठोर खनिज में से एक है। कार्योलाइट सोडियम और एल्युमिनियम फ्लोराइड से बना एक सफेद या रंगहीन खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Na3AlF6 होता है। कोरंडम और कार्योलाइट दोनों एल्युमिनियम के अयस्क हैं। कोरंडम एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल रूप है। यह सबसे कठोर खनिज में से एक है। कार्योलाइट सोडियम और एल्युमिनियम फ्लोराइड से बना एक सफेद या रंगहीन खनिज है। इसका सूत्र Na3AlF6 होता है। मार्च 2024 में दिए गए बदलाव में बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक पत्र द्वारा मतदाता प्रदान किया गया था। ए नंबर 85 वर्ष का। 1 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श के पश्चात चुनाव संकलन नियम 1961 में संशोधन करते हुए 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को डाक और पत्र से मतदान करने का सुविधा प्रदान किया गया है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? कोयला का प्रमुख भंडार ज्यादा है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा भारत के कोयले का प्रमुख भंडार वाले राज्य है। कहते हैं कि झारखंड में कोयला का भंडार भारत के कुल कोयला भंडार का 38% है। भारत में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है, ज्यादा झारखंड उसका उड़ीसा में है। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी।
भारत के संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। गणतंत्रों को 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। किस लोकसभा सीट में भारत के विषय के रूप में कमजोर जनजाति समूह वीवीजीटी में से एक शोम्पेन जनजाति में पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया था? यह किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवी पीवीजीटी शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने इस क्षेत्र में शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट अंडमान और निकोबार के लिए अपने मतदान का प्रयोग किया। शोम्पेन जनजाति के लोगों ने सिर्फ शोम्पेन हॉट नामक मतदान केंद्र पर अपना मतदाताधिकार का प्रयोग किया था। मताधिकार का प्रयोग 2011-12 के आधार पर वर्ष मानते हुए वित्त वर्ष 22-23 के लिए वर्तमान मूल्यों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? यह है 54,111 है। 2011-12 के आधार वर्ष में वित्त वर्ष 23-24 के बाद बिहार का वर्तमान कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू आय एनएसडीपी का 54,111 रहा, जो 21-22 में 47,498 था। अभी 66,000 कुछ है। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? गया को। केंद्र बजट 24-25 में बिहार में गया को विष्णुपद मंदिर तथा बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए गलियारा परियोजना को विकसित करने की योजना ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया। इस योजना के जरिए गया में पर्यटक को प्रोत्साहित किया गया था। राजनीतिक संगठन और संस्थापक हैं। खाकसार के संस्थापक थे इनायतुल्लाह मशरिकी। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भीमराव अंबेडकर। सोशलिस्ट पार्टी का जयप्रकाश नारायण सिंह। खासकर राजनीतिक पार्टी का इनायतुल्लाह मशरिकी। जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोंटेवर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? ये थे जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। एन कोंटेवर सिंह 18 जुलाई 2024 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी नियुक्ति से पूर्व ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है पटना में स्थित है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो सिख का दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का महान महाराजा के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है। यह सिखों की लौकिक सत्ता की 5 सीटों में से एक है और इसे 3 सिख गुरु द्वारा पवित्र किया गया है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब को सिखों का दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित यह सिख की लौकिक सत्ता की 5 सीटों में से एक है और इसे 3 सिख गुरु द्वारा पवित्र किया गया है। बेहुला उत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित किस जिले में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भागलपुर में। बेहुला उत्सव बिहार के भागलपुर जिला में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार वर्ष के अगस्त माह में मनाया जाता है। इस त्योहार को बेहुला विषहरी उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार अंग प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अहम हिस्सा है। बेहुला उत्सव बिहार के भागलपुर जिला में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार। यह त्योहार वर्ष के अगस्त माह में मनाया जाता है। इस त्योहार को बेहुला विषहरी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार अंग प्रदेश की संस्कृति और इतिहास और परंपरा का अहम हिस्सा है। विषहरी पूजा जो होता है, यह त्योहार अंग प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और परंपरा का अहम हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध होता है? दिए गए तार का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। तार का प्रतिरोध R बराबर V/I होता है, जो इसे ओम के नियम से प्राप्त किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? यह रोक लगाता है अनुच्छेद 102 अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत। संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) के किसी भी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 102(1)(a) में वर्णित किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के
लिए आयोग घोषित किया जाएगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद धारण किया है। लाभ पद शब्द का अर्थ है ऐसे पद से जो वित्तीय लाभ या फायदा पहुंचाता है और सरकार के नियंत्रण में होता है। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? हर्यक वंश की स्थापना किया था अजातशत्रु ने। बिंबिसार ने किया था। बिहार में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया। बिंबिसार ने लगभग 543 बीसी से 491 बीसी तक शासन किया था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और इन्होंने अपने समकाल के दौरान बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने लगभग 543 बीसी से 491 बीसी तक शासन किया। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बुद्ध धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह कथन सही है इसका। उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व की पद संभाला है। रुचिका कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल में सेवानिवृत्त हुई थी, उन्होंने पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला। वे नीति आयोग का सदस्य नहीं थी, यद्यपि वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल रही है, लेकिन वे भारतीय विश्व मामले में परिषद के सदस्य नहीं रही। रुचि कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रच दिया। यह पद उसे अगस्त 2022 में संभाला था। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कौन है इसमें? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है 1 और 2 और 3 है। जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण और बिना बुझा हुआ चूना, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया वह है जिसमें ऊर्जा आमतौर पर ऊष्मा के रूप में परिवेश में मुक्त होते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया वह है जिसमें ऊर्जा आमतौर पर ऊष्मा के रूप में परिवेश में मुक्त होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में तनुकृत किया जाता है तो जलयोजन प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रकृति के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकालती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जब पानी बिना बुझा हुआ चूना के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह बुझा हुआ चूना कैल्शियम डाइऑक्साइड बनाता है और काफी मात्रा में ऊष्मा छोड़ता है। यह एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। CaO प्लस H2O तिरचिन CaOH होल 2 प्लस ऊष्मा होता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार में बजट प्रस्ताव के खर्चों को कटौती को प्रस्ताव प्रस्तुत करना। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार में बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। यह संसद के सदस्यों को बजट में परिलक्षित सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने की अनुमति देता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, मितव्ययी कटौती और टोकन कटौती होता है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 24-25 किसने पेश किया है? यह पेश किया है सम्राट चौधरी। बिहार विधानसभा परिषद में राज्य बजट 24-25 सम्राट चौधरी द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था। यह बिहार राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2.79 लाख करोड़ का था। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? यह आया था अप्रैल 2012 में। बिहार प्रांत ब्रिटिश प्रशासन के दौरान अप्रैल 1912 में अस्तित्व में आया। इसे बिहार और उड़ीसा प्रांत के हिस्से के रूप में बंगाल से अलग कर दिया गया था। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था, जो ब्रिटिश राजनेता था और पहले भारत के राज्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके था। भारतीय मुद्रा और वित्त रॉयल कमीशन जैसे चैम्बरलेन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैट सोलर स्थिरांक का मान होता है? सोलर स्थिरांक का मान होता है, यह होता है 1.4 के WM स्क्वायर होता है। 1.4 के किलोवाट मीटर स्क्वायर वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान। सोलर स्थिरांक पृथ्वी में वायुमंडल के बाहरी किनारे पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा है। जब पृथ्वी सूर्य से औसत दूरी पर होता है तब इसका मान 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर होता है। यह मान अंतरिक्ष में सूर्य की किरण के लंबवत सतह पर पहुंचने वाले और विकिरण की तीव्रता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 में से एक विशेषता नहीं है? यह कौन विशेषता नहीं थी? यह थी 1935 अधिनियम का मूल्यांकन गलत है, जबकि गवर्नर जनरल का कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन था, प्रांतीय स्वायत्तता थी, भारत में संघ का प्रस्ताव किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। यह अधिनियम की विशेषता नहीं थी। अधिनियम स्वयं एक विधायी ढांचा था। इसमें इसके मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं था, जबकि अन्य तीन, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का मूल्यांकन, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत के संघ का प्रस्ताव, भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता, ये सब शामिल थी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को क्या स्थिति थी? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को 104वें संविधान संशोधन 2020 में मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति आरक्षित अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 2015 बिहार सरकार की अधिसूचना के किस समुदाय के अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकती है। तांती तातवा। वर्ष 2015 में बिहार सरकार की अधिसूचना में तांती तातवा समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकती। इसके तहत संसदीय विधि की जरूरत होती है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में एकल पुरुष का खिताब किसने जीता था? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लेस अल्काराज स्पेन का फाइनल अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मन को हराकर जीता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेंतसे पर 2 बार चढ़ाई की है? यह है सत्यदीप गुप्ता। पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता ने एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई करने का गौरव हासिल किया। यह माउंट एवरेस्ट के माउंट लोहत्से की चढ़ाई 11 घंटे और 15 मिनट में तय करने वाले पहले भारतीय बने। यह उपलब्धि मई 2024 में प्राप्त किया है। भारत की जनगणना 11 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? लिंगानुपात 918। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918, यानी बिहार में 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? किसके लिए? प्रकाश के अवशोषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का प्रयोग सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। क्लोरोफिल पौधे को कोशिकाओं के मौजूद हरे रंग का द्रव्य होता है। यह पौधे को हरा रंग देता है। यह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में बदलता है। क्लोरोफिल लगभग सभी प्रकार संश्लेषित जीवों में पाया जाता है। इसमें हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया और शैवाल शामिल होते हैं। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात थे? यह था राजनीतिक संघर्ष विराम संघर्ष एसटीएस गांधी जी के आंदोलन का मूल चरित्र था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल किया गया अवधारणा थी। यह चक्रीय दृष्टिकोण की संदर्भ करता है। यह सक्रिय प्रतिरोध संघर्ष की अवधि के बाद अस्थायी युद्ध विराम या वार्ता होती थी, फिर लक्ष्य हासिल न होने पर नए जोश के साथ फिर से शुरू किया जाता था। यह रणनीति को झलक असहयोग आंदोलन, असविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में देखा गया। आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? रैयती सरकार खेड़ा गुजरात में सम्मिलित नहीं, जबकि प्रगति सरकार सतारा महाराष्ट्र में चला था। प्रजामंडल तलहट उड़ीसा में भी चला था। या जातीय सरकार तमलुक बंगाल में भी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार, समांतर सरकार गठित की गई। सरकारों में सतारा की प्रति सरकार, तलचर उड़ीसा की प्रजामंडल तथा तमलुक परगना पश्चिम बंगाल की सरकार जो जातीय सरकार नाम दिया गया था, परंतु खेड़ा गुजरात में ऐसी कोई भी सरकार समांतर गठित नहीं की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार, समांतर सरकार गठित की गई थी। सरकार में सतारा को प्रति सरकार, तलछड़ उड़ीसा के प्रजामंडल तथा तमलुक परगना पश्चिम बंगाल जातीय सरकार नाम दिया गया, परंतु खेड़ा गुजरात में नहीं था। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला का समतुल्य। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को मापने की इकाई है। टेस्ला 1 न्यूटन प्रति मीटर और एम्पियर के बराबर होता है। 1 टेस्ला प्रति वर्ग मीटर 1 वेबर के बराबर होता है। टेस्ला
टेस्ला को वर्ष 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ बैट्स एंड मेजर्स से परिभाषित किया गया था। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को मापने की इकाई है। यह टेस्ला एक न्यूटन प्रति मीटर और एम्पीयर के बराबर होता है। एक टेस्ला प्रति वर्ग मीटर एक वेबर के बराबर होता है। टेस्ला को वर्ष 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन बैट्स एंड मेजर्स में परिभाषित किया गया था। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया था? नंद वंश ने। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर नंद वंश ने शासन किया था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महापद्म नंद की हत्या करके नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश के शासनकाल में मगध पहली बार एक साम्राज्य बना था। मगध पर शासन करने वाले 3 वंश थे। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से लेकर के 344 ईस्वी पूर्व तक चला था। नंद वंश 344 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे? राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे जिसका कार्यकाल जुलाई 1977 से जुलाई 1982 तक राष्ट्रपति बनने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कभी अनुभवी राजनेता और एवं कुशल प्रशासक के रूप में हुई है। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? ग्रीन बजट पहला बार पेश हुआ था वित्त वर्ष 2021 में। बिहार राज्य ने वित्त वर्ष 2021 में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया जिससे बिहार राज्य का पहला राज्य बन गया जिसने सरकारी खर्च में पर्यावरणीय विचार को एकीकृत करने और पारिस्थितिकी स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अलग ग्रीन बजट पेश किया था। बिहार राज्य ने वित्त वर्ष 2021 में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया जिसमें बिहार सरकार भारत का पहला राज्य बन गया जिसने सरकारी खर्च में पर्यावरणीय विचारों को एकीकृत करने वाले पारिस्थितिकी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एक अलग ग्रीन बजट पेश किया था 2021 में। माधवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार के पहली ट्रांजिस्टर बनी है। यह बनी है पुलिस उप निरीक्षक बनी है, सब इंस्पेक्टर बनी है। बिहार के भागलपुर की मानवी मधु कश्यप ने बिहार की पहली ट्रांजिस्टर पुलिस उप निरीक्षक बनकर इतिहास रच दिया। कश्यप ने माता पिता से अपने ट्रांजिस्टर बच्चों का समर्थन करने को आग्रह किया और उसकी सफलता की संभावना पर प्रकाश डाला। भारत की पहली ट्रांजिस्टर पुलिस उप निरीक्षक बननी है का गौरव प्राप्त किया है माधवी मधु कश्यप है, भागलपुर की है। निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल है? जायद फसल इसमें हो जाएगा। जायद फसल है चारा जायद फसल है। जायद फसल में बुआई मार्च में होती है और काटने का समय जून होता है। जायद की फसल को ग्रीष्मकाल फसल भी कहा जाता है। जायद की प्रमुख फसल है तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, जारा, सूरजमुखी, ये सभी जायद की फसल हैं। जायद फसल की बुआई मार्च में होती है और काटने का समय जून होता है। जायद की फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं। जायद की प्रमुख फसलें हैं तरबूजा, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द और चारा, सूरजमुखी सभी जायद फसल हैं। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? ये जमुई की है। श्रेयसी सिंह जमुई बिहार विधानसभा सदस्य इन्होंने पेरिस में 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? यह था अफीम। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम था। थॉमस मैनुअल ने टैन चुंग के अफीम व्यापार के वर्णन को इस प्रकार व्यक्त किया कि इससे भारत, चीन, ब्रिटेन के बीच त्रिकोणीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया। चीनियों को अफीम मिला, अंग्रेजों को चाय मिला और भारतीयों को उपनिवेशवाद मिला। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार अफीम था। थॉमस मैनुअल ने टैंग चुंग के अफीम व्यापार के वर्णन को इस प्रकार व्यक्त किया कि इससे भारत, चीन, ब्रिटेन के त्रिकोणीय व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया। चीनियों को अफीम मिला और अंग्रेजों को चाय मिला, लेकिन भारतीयों को उपनिवेशवाद मिला। निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा? पीसीआर का फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्थान संघ होगा। पीसीआरए का फुल फॉर्म पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। इसकी स्थापना 1978 में पेट्रोलियम संरक्षण और ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दे दिया था? इसमें 9 देश मान्यता दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को 9 देशों ने मान्यता दिया था। जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड, थाईलैंड, बर्मा। आजाद हिंद सरकार को धुरी शक्तियों जर्मनी, जापान, इटली ने मान्यता दे दिया था। इस सरकार ने ब्रिटिश और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया। आजाद हिंद फौज सरकार की सेना इंडियन नेशनल आर्मी (INA) थी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की 9 देशों ने मान्यता दिया था। जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड, थाईलैंड, बर्मा। आजाद हिंद सरकार को धुरी शक्तियां जर्मनी, जापान, इटली ने मान्यता दिया था। इस सरकार ने ब्रिटिश और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया था। आजाद हिंद सरकार की सेना इंडियन नेशनल आर्मी थी। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी थी? यह थी ऑल वी इमेज एज लाइट। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? यह होता है यकृत से पित्त छोटी आंत। आहार नाल का आहार नाल का छोटी आंत वाला भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। छोटी आंत यकृत को अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। पित्त गहरे हरे से पीले भूरे रंग का पाचन तरल होता है जिसमें भोजन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम व लवण होते हैं। आहार नाल का छोटी आंत वाला भाग यकृत से पीत प्राप्त करता है। छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है। पीत गहरे हरे से पीले भूरे रंग का पाचन तरल होता है जिसे भोजन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम व लवण होते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यह तिरंगा जिसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां, जिसके ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, नीचे हरा रंग था। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 3:2 था। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र था जिसे चक्र में समान दूरी पर 24 तिल्लियां थी। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। यह तिरंगा था जिसमें यह अनुपात में था 3:2 के अनुपात में था, जिसमें 24 तिल्लियां भी थी। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या का 15% तय किया गया था? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या को लोकसभा सदस्य का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है, अर्थात अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम में भी संशोधित किया गया था। एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? ये हैं गोल्डमैन पर्यावरण 2024 के एशियाई क्षेत्र में विजेता भारत के आलोक शुक्ला रहे। ओलंपिक आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ में हंसदेव अरण्य वनों की सुरक्षा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक थे। उन्होंने हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की स्थापना की और भारतीय आदिवासी समुदाय को संगठित किया था। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? यह बनी थी 1877 में बनी थी। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी 1877 ईस्वी में। 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह के बाद भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय में अपग्रेड कर दिया गया और 1877 में डिज़रायली की सरकार द्वारा पारित रॉयल टाइल्स एक्ट के तहत विक्टोरिया भारत की महारानी घोषित की गई थी 1877 में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देता है? यह होता है AgNO3 बेरिलियम और कॉपर धातु। AgNO3 बेरिलियम और कॉपर धातु विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। जब तांबे के तार को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल में डुबाएंगे तो तांबा सिल्वर और विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। AgNO3 बेरिलियम और कॉपर धातु विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। जब तांबा का तार को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल में डुबाएंगे तो तांबा सिल्वर को विस्थापित कर देगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? दक्षिण अमेरिका और पश्चिम तट पर। दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर कई आकर्षक जगह हैं जिसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला प्रमुख आकर्षक है। दुनिया की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की पश्चिमी तट पर स्थित है। यह श्रृंखला 7 देशों से होकर गुजरती है।
दक्षिण अमेरिका का पश्चिम तट पर कई आकर्षक जगह हैं, जिसमें से एंडीज पर्वत श्रृंखला प्रमुख आकर्षक है। दुनिया की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित है। यह श्रृंखला 7 देशों से होकर गुजरती है। किस साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? कोई सीमा नहीं होती है। राज्यपाल राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को बिना समय सीमा के संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल विधेयक के लौटाने के अलावा निम्न कार्य भी कर सकता है: विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, विधेयक को अपनी सहमति देना, विधेयक पर अपनी सहमति रोकना, ये सभी कर सकता है। यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसने अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है? ई रिक्शा चालक है। उत्तर प्रदेश की महिला विंग्स रिक्शा चालक आरती को यूके के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरती उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला की रिक्शा चालक है। सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया अपघटन कहलाती है। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूक्ष्म जीव ऊर्जा के कार्बनिक के लिए कार्बनिक पदार्थ को तोड़ता है, और कार्बनिक पदार्थ का विघटन कई एंजाइमिक प्रतिक्रियाओं के जरिए होता है। सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब सूक्ष्म जीव ऊर्जा के लिए कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं। कार्बनिक पदार्थ का विघटन कई एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं के जरिए होता है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? धीरूभाई अंबानी नहीं था, जबकि जे.आर. टाटा, श्रीराम, जी.वी. बिड़ला थे। वर्ष 1944 में भारत में प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान तैयार किया, जिसके जरिए अगले 15 साल में भारत को विकास के पथ पर लाना था। इस प्लान को जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, टेक्नोक्रेट सर आर. देशियार दयाल, डीसीएम के लाला, श्रीराम, आरबीआई के डायरेक्टर कस्तूरभाई लाल भाई, श्री श्रॉफ, जॉन मथाई, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास को मिलकर बनाया गया था, जबकि धीरूभाई अंबानी इसमें नहीं थे। वर्ष 1944 में भारत को प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान तैयार किया था। जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? यह देश है चीन। 25 जून 2024 को चीन का चांग-ई 6 मिशन चांद के अंधेरे सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंचा। चीन ने चांद के अंधेरे हिस्से से अपना यान उतारने का कारनामा 2 बार कर चुका है। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? यह पशु मेला सोनपुर मेला है। सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर, बिहार में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह दिन भगवान हरिहर नाथ की प्रजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि इस मेले को हरिहर मेला कहा जाता है। सोनपुर पशु मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर, बिहार में गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित की जाती है। यह दिन भगवान हरिहर नाथ की प्रजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि इस मेले को हरिहर मेला कहा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध विषय पर छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा में अयोग्य का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। संविधान के 10वीं अनुसूची के संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल करता है। किसी सदस्य की अयोग्यता पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले चुनाव आयोग को राय लेनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। वायु प्रदूषण का कारण है। जीवाश्म ईंधन के दहन से अनेक पर्यावरणीय अवनकारी गैसें उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित होते हैं, जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होते हैं। जीवाश्म ईंधन के दहन से अनेक पर्यावरणीय अवनकारी गैस उत्सर्जित होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित होते हैं, जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होते हैं। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? यह दक्षिण का पहाड़ी भाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य का दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र का भाग है। मुंगेर की पहाड़ियां में मुंगेर दुर्ग और काली पहाड़ियां शामिल है। मुंगेर
मुंगेर दुर्ग गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित पहाड़ी पर है, जबकि काली पहाड़ियां मुंगेर के जमालपुर में स्थित है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र बिहार राज्य के दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र का भाग है। मुंगेर की पहाड़ियां में मुंगेर दुर्ग और काली पहाड़ियां शामिल है। मुंगेर दुर्ग गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित पहाड़ी है, जबकि काली पहाड़ियां मुंगेर के जमालपुर में स्थित है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन थे। जे थॉमसन परमाणु संरचना का पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे प्लम डूपिंग मॉडल कहा गया, नाम दिया गया। यह मॉडल इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में फंसे बीज के समान इसमें फंसे रहते हैं। जे थॉमसन परमाणु परमाणु संरचना का पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिसने प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश परमाणु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से विस्तृत होता है तथा ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन तरबूज में फंसे बीज के समान इसमें फंसे रहते हैं।